हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सीबीबीकल आर्ट्स क्लास में। आज के इस वीडियो में दोस्तों समाजशास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर कवर करने वाले हैं जो पिछले सालों में कई बार रिपीट हो रहे हैं। तो उन क्वेश्चनों को मैंने सेलेक्ट कर लिया है और उसका आंसर लिख लिया है। आपको पीडीएफ भी अवेलेबल करा देंगे ताकि वहाँ से आप इसे रिवाइज कर सकें। तो पहले चलिए इनको पहले एक बार पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं कि इनका आंसर क्या है। इसके बाद मैं आपको बता दूँगा पीडीएफ कहाँ मिलेगा। चलिए तो शुरुआत करते हैं। देखिए, पहले कुछ क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे कवर कर चुके हैं पिछले वीडियो में। इन सब के बारे में चर्चा हम लोग कर चुके हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने आपको बता दिए हैं। अगर आप इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिए, क्योंकि यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने की बिल्कुल संभावना है। तो दोस्तों, अब जो क्वेश्चन हम लोग तैयार करने वाले हैं वो यहाँ से तैयार करने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए, परिवार के बारे में आपसे पूछ सकता है कि परिवार से आप क्या समझते हैं। फैमिली, इसके बारे में दोस्तों आप सभी जानते हैं, लेकिन यहाँ पे आंसर थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा, आपको आसानी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। देखिए, फैमिली शब्द का उद्गम लैटिन शब्द के फैमुलस से हुआ है। ठीक है, लैटिन शब्द के फैमुलस से हुआ है, जिसका अर्थ होता है नौकर या दास। ठीक है, अर्थात हम कह सकते हैं कि परिवार जो होता है, परिवार एक ऐसे समूह के लिए प्रयुक्त होता है, इसमें माता पिता, उनके बच्चे तथा नौकर रहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे परिवार कहते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा अंतर ये है कि क्या नौकर भी इसमें शामिल होता है? जी हाँ, बिल्कुल नौकर शामिल होता है, क्योंकि अगर नौकर शामिल नहीं हो तो परिवार पूरा बनेगा नहीं। ऐसा इसमें क्यों कहा जा रहा है, इस बात को थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दोस्तों जो फैमुलस शब्द है कौन सी भाषा है? ये लैटिन भाषा का है। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि परिवार यानी जो फैमिली शब्द है ये किस भाषा से लिया गया है, तो लैटिन भाषा से लिया गया है। अब दोस्तों समझने की कोशिश करिएगा यहाँ पे कि जो लैटिन भाषा है ये यूरोप महाद्वीप में बोली जाने वाली सबसे अधिक भाषा है। ठीक है, अब जो यूरोप महाद्वीप है इसमें ज़्यादातर कैसे देश हैं? ज़्यादातर दोस्तों में इसमें विकसित देश हैं। कैसे देश हैं? विकसित देश हैं। ठीक है, अब देखिए, विकसित देश का मतलब इनके पास पैसा वैसा सब कुछ है। ठीक है, इसका मतलब दोस्तों ये है कि इनका जो परिवार होता है, इनका जो परिवार होता है, ये परिवार बिना नौकर के नहीं चलता है। बिना नौकर के नहीं चलता है, क्योंकि नौकर दोस्तों इनके परिवार का सदस्य होता है। बिना नौकर के ये काम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इतना से जो सुकुवार आदमी होते हैं ना, उसी टाइप के ये परिवार होते हैं, परिवार के सदस्य होते हैं नौकर। बिना नौकर के इनका परिवार अधूरा होता है। तो जो परिवार बना हुआ है यानी फैमिली जो शब्द है ये बना कहाँ से? फैमिली से बना है। और फैमिली शब्द कहाँ से? लैटिन भाषा से। और लैटिन कहाँ का भाषा? यूरोप का। यूरोप में सर्वाधिक भाषा बोलने जाने वाली लैटिन है, तो वहीं से दोस्तों लिया गया है, इसीलिए परिवार को नौकर के साथ जोड़ा गया है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर अपनी भाषा में लिख सकते हैं परिवार को, तो परिवार में कौन कौन होते हैं बात करें इसमें, जैसे माता पिता हो गए। ठीक है, ये पिताजी हो गए और ये माता जी हो गए और इनके बच्चे। ठीक है, इनके जो बच्चे होंगे यही जो है इनके क्या हो जाएंगे? ये परिवार हो जाएगा। ठीक है, ये परिवार हो जाएगा, मतलब माता पिता, उनके बच्चे, यही परिवार होते हैं, इन्हीं को परिवार कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे अगर इस शब्द को जोड़ा जाए तो परिवार में नौकर भी ऐड हो जाता है। ठीक है, आगे देखिए, अगला प्रश्न देखिए। यहाँ पे बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, यहाँ पे पॉइंट नोट कर लेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान रखिएगा। आदिवासी संघर्ष से आप क्या समझते हैं? आदिवासी संघर्ष क्या होता है, इसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यह आदिवासी दो शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, जो आदिवासी शब्द ये दो शब्दों से मिलकर बना है, आदि और वासी, जिसका अर्थ होता है मूल, निवासी। ठीक है, आदि का मतलब मूल और वासी का निवासी। अब यहाँ पे देखिए, इसका अर्थ और निकालते हैं तो यहाँ आदिवासी संघर्ष 1992 की राष्ट्रीय वन नीति के विरुद्ध था। यानी जो एक आदिवासी संघर्ष चला था 1952 में, वो राष्ट्रीय वन नीति के विरुद्ध था। यह अधिनियम लागू करके आदिवासियों से जंगल को भी छीन लिया गया और वनों की उपज पर लगान लगा दिया गया। बाद में भूमि अधिग्रहण कानून द्वारा इससे जो है इसको विकास के नाम पर आदिवासियों की जमीन हथियाने का सिलसिला शुरू हो गया, जिसके खिलाफ आदिवासियों ने लंबे संघर्ष किए हैं। संघर्ष चला और इसी को आदिवासी संघर्ष कहा जाता है। अब दोस्तों सिंपल सी बात ये है कि आदिवासी लोग ज़्यादातर कहाँ रहते थे? जंगलों में रहते थे। तो यहाँ पे 1952 में एक राष्ट्रीय वन नीति घोषित की गई थी। ठीक है, एक कानून लागू किया गया था, एक अधिनियम लागू किया गया, राष्ट्रीय वन नीति। ठीक है, मतलब किसी प्रकार से वनों को संरक्षण करना है। और ये आदिवासी कहाँ रहते थे? जंगलों में रहते
करते थे। तो जंगल इनसे जब छीन लिए गए, भाई देख जंगल में अगर जैसे जैसे जो जानवर रहते हैं, जानवर से जंगल में जंगल को काट के ख़त्म कर दिया जाए तो जानवर कहाँ रहेंगे, शहरों में भाग कर आएंगे, कहीं न कहीं समस्या खड़ी हो जाएगी। तो वही बात यहाँ पे है कि आदिवासी लोग ज़्यादातर कहाँ पे, जंगलों में निवास करते थे, जंगलों के आसपास। तो भारत सरकार की तरफ से राष्ट्रीय वन नीति शुरू करके एक अधिनियम लागू कर दिया गया और जंगल जो थे इनसे छीन लिए गए। तो अब सवाल ये था कि जो ये लोग वनों में उपज पैदावारी करते थे उस पर भी लगान लगा दिए गए, लगान का मतलब टैक्स लगा दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो लगान लगता था, पहले लगान लगता था, अब तो टैक्स लगने लगा है। लगान का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए कोई भूमि है, ठीक है, इस भूमि का उपयोग कोई व्यक्ति कर रहा है और इसका जो भूस्वामी यानी जो ज़मीन का मालिक है ये दूसरा कोई है, और जो व्यक्ति है ये ज़मीन पर खेती कर रहा है दूसरा कोई व्यक्ति। तो जो ये व्यक्ति खेती कर रहा है इसमें जितनी इसकी उपज होगी, जितनी पैदावारी होगी, ये कुछ पैदावारी उस भूस्वामी को देगा, मालिक को देगा। तो जितना देगा वही लगान कहलाता है। ठीक है, अब तो टैक्स चलता है। अब यहाँ पे देखिए जो ही उनसे अधिग्रहण कर लिए, ज़मीन छीन लिया गया, तो इसीलिए आदिवासियों ने एक संघर्ष किया जिसे आदिवासी संघर्ष के नाम से जाना जाता है। सिर्फ आपको कहानी समझ जाना है कि कहानी क्या है, तो आपको आसानी चीज़ें समझ में आ जाएंगे। आगे देखिए, वर्ग से आप क्या समझते हैं, वर्ग क्या है, इससे क्वेश्चन दोस्तों बनता है। सामाजिक वर्ग का तात्पर्य होता है, वर्ग मतलब सामाजिक वर्ग। सामाजिक वर्ग का तात्पर्य उन व्यक्तियों के समूह से होता है जिसका किसी समाज में समान स्थिति होता है। जब समाज कुछ लोगों को एक समान समानता होने के कारण स्थिति में समानता होती है तो इस स्थिति प्राप्त व्यक्तियों को समूह या वर्ग कहा जाता है। यहाँ पे दोस्तों जो बातें कही गई हैं उस बात ये कहा गया है कि जो सामाजिक वर्ग होता है, ठीक है, उन व्यक्तियों के समूह से होता है। सामाजिक वर्ग उन व्यक्तियों का समूह होता है जिसकी किसी समाज में समान स्थिति होती है। समाज में कैसी स्थिति है, समान स्थिति है, बराबर स्थिति है। जब समाज कुछ लोगों में एक समान समानता होने के कारण उनकी स्थिति में समानता होती है। भाई कोई समाज में परिवर्तन हो रहा है, कोई समानता हो रही है, तो उनकी स्थिति में भी परिवर्तन होता है, उनकी स्थिति में समानता होती है। तो ऐसे समान स्थिति प्राप्त व्यक्तियों के समूह को वर्ग कहा जाता है। ठीक है, अगर आप समझ में नहीं पाए तो आप इतना समझ लीजिए कि जैसे मान लो कि राजा होते हैं, ठीक है, एक जो है गाँव, जैसे मान लो सिंपल भाषा समझिए आप, गाँव है, गाँव में एक प्रधान जी होते हैं, ठीक है, गाँव में प्रधान होते हैं। तो गांव में जो प्रधान होते हैं तो गांव में प्रधान सर्वश्रेष्ठ होता है। ठीक है, सभी लोग कहते हैं यहाँ प्रधान जी, तो वो व्यक्ति सबसे अलग क्यों है, क्योंकि वो गांव का मुखिया है। वैसे यहीं पे बात वही कही गई है कि वर्ग का मतलब ये है कि एक सामान्य समानता वाले जो व्यक्ति होते हैं, जब किसी व्यक्ति को उनकी स्थिति की समानता अलग से दी जाए तो ऐसे व्यक्ति को जो समूह होता है उसे वर्ग कहा जाता है। ठीक है, आई होप कि समझ में आया होगा आपको। अब देखिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन, माल्था जनसंख्या सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। 2019 में, 2020 में, 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि माल्था की जनसंख्या सिद्धांत क्या है। चलिए इनका आंसर समझते हैं कि ये माल्था जनसंख्या सिद्धांत क्या है। यहाँ पे दोस्तों मैंने जिस प्रकार से क्वेश्चन लिखा है, यहाँ से 1 नंबर के क्वेश्चन भी यहाँ से बन जाते हैं बहुविकल्पी में और अतिलघु में। देखिए माल्थस की जनसंख्या सिद्धांत, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री माल्थस 1798 में एक बुक लिखा था। 1798 में इन्होंने एक बुक लिखा था और इनके बुक का नाम अलग से पूछ लेता है, एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। इन्होंने एक बुक लिखा था, उसका नाम है एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। इन्हें जनसंख्या के सिद्धांत पर एक निबंध इन्होंने एक बुक लिखा था। और अब सवाल यहाँ पे है, जैसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि माल्थस के बुक का क्या नाम है, तो एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, ये कब प्रकाशित हुआ था, तो 1798 में। ठीक है, 1798 में प्रकाशित हुआ था। अब इसमें आगे इन्होंने क्या कहा है, आगे देख लीजिए। जनसंख्या सिद्धांत में जनसंख्या संबंधी सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है। यानी जो जनसंख्या सिद्धांत ने जो बुक लिखा है, इसमें जनसंख्या के सिद्धांतों का प्रतिपादन मतलब इसमें उल्लेख किया गया है। माल्थस का ऐसा विश्वास था कि जनसंख्या पर नियंत्रण प्रकृति घटनाओं के द्वारा होता है, जैसे कि अकाल है,
महामारी है इत्यादि। जैसे कोरोना महामारी आई थी तो कोरोना महामारी में क्या एक प्राकृतिक घटना थी या मानवकृत घटना थी? तो कहीं न कहीं मानवकृत भी उसे कहा जा रहा है ना। तो प्राकृतिक घटना नहीं थी, वो महामारी जो आई थी वो जो है मानव निर्मित थी, क्योंकि मानव के द्वारा जो है कहीं की बीमारी वो फैली थी। तो सवाल ये है, जो अकाल है, महामारी है, ये सब क्या है? ये जनसंख्या नियंत्रण की एक घटनाएं हैं। अब चाहे उसे प्राकृतिक कहें, चाहे जो है मानव निर्मित कहें। अब देखिए आगे, देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है इसमें, इस सिद्धांत में कहा गया है कि खाद्य आपूर्ति तथा जनसंख्या वृद्धि के बीच संतुलन स्थापित करने की प्राकृतिक तरीका है। दोस्तों इसमें मतलब ये है कि अगर मान लीजिए 10 रोटी है, ठीक है, 10 रोटी है और 10 व्यक्ति हैं, तो 10 रोटी 10 व्यक्ति में बराबर बढ़ जाएगा, कोई दिक्कत, एकदम संतुलन कैसा रहेगा? बराबर रहेगा। लेकिन अगर सिचुएशन ये है कि अगर 10 व्यक्ति हैं और खाने वाले 20 हैं, तो फिर क्या होगा? यही कहेंगे भैया आधा आधा देंगे, ठीक है। लेकिन सवाल ये है कि क्या इतने में इनकी पूर्ति हो जाएगी? इनकी पूर्ति नहीं हो पाएगी, तो समस्या खड़ी हो जाएगी। तो इसीलिए कहा गया है खाद्यान्न आपूर्ति जो है और जनसंख्या वृद्धि के बीच में संतुलन स्थापित करने का प्राकृतिक तरीका है। जैसे अकाल है, महामारी, ये सब आते हैं तो कहीं न कहीं खाद्यान्न की कमी हो रही है, जनसंख्या वृद्धि हो रही है। इस बात को इन्होंने और स्पष्ट आगे कहा है। जैसे देखिए, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री रॉबर्ट माल्थस का मानना था कि जनसंख्या में वृद्धि ज्यामितीय गति से होती है, जबकि खाद्यान्न में वृद्धि अंकगणितीय गति से होती है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि प्रसिद्ध अर्थशास्त्री रॉबर्ट माल्थस का मानना था कि जनसंख्या में जो वृद्धि हो रही है वो ज्यामितीय गति से हो रही है। ज्यामितीय गति का मतलब ये है कि 2 है, 4 है, 8 है, 16 है, 32 है, इस तरह से दुगनी रफ्तार से ज्यामितीय बढ़ रही है। 2, 4, 8, 16, 32 ऐसे बढ़ रहा है। लेकिन जो अंकगणितीय गति से खाद्यान्न है, अंकगणितीय का मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे बढ़ रहा है, ऐसे बढ़ रहा है। अंकगणितीय में ऐसे बढ़ रहा है, लेकिन जनसंख्या ज्यामितीय में बढ़ रहा है। तो सवाल ये है कि क्या खाद्यान्न आपूर्ति हो पाएगी? जनसंख्या दुगनी रफ्तार से, चौगुनी रफ्तार से बढ़ रही है, लेकिन भाई जमीन तो नहीं बढ़ रहा है ना, जनसंख्या बढ़ रही है। तो जमीन जब नहीं बढ़ रहा है तो जनसंख्या जमीन पर बढ़ रही है, तो खाद्यान्न की समस्याएं बढ़ेंगी। तो खाद्यान्न जब समस्याएं बढ़ेंगी तो सबसे बड़ी कारण ये हो जाएगा कि प्राकृतिक तरीके से कहीं न कहीं मानव जनसंख्या को कहीं नियंत्रण करेगी। इस बात को थोड़ा ऐसे भी समझिए, यदि जनसंख्या का नियंत्रण नहीं किया गया तो प्रत्येक 25 वर्ष में दुगनी हो जाती है। इस जनसंख्या अगर नियंत्रण नहीं किया गया तो ऐसा मानना है कि 25 वर्ष में जनसंख्या जो है वो दुगनी हो जाती है। जैसे माल्थस ने कहा है कि यहाँ पे देखिए, माल्थस ने कहा है जनसंख्या में वृद्धि ज्यामितीय गति से बढ़ती है, 2, 4, 8, 16, 32, 64 ऐसे बढ़ता है। ज्यामितीय गति से मतलब दुगनी रफ्तार से बढ़ती है। जनसंख्या में वृद्धि गुणात्मक वृद्धि कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए 2, 4, 8, 16, 32, 64 ऐसे यानी गुणात्मक वृद्धि हो रही है। लेकिन यहाँ पे हैरान कर देने वाला आंकड़ा ये है कि खाद्यान्न में जो वृद्धि हो रही है वो अंकगणितीय गति से हो रही है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे बढ़ रहा है। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है वैसे वैसे कृषि उपज में कमी हो रही है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ मानव की जो आवश्यकताएं हैं वो बढ़ रही हैं और कहीं न कहीं जो ज़मीन है उपजाऊ है उस पर मानव बसा हो रहे हैं, तो कृषि में कमी हो रही है। माल्थस ने अपने सिद्धांत में स्पष्ट किया है कि स्त्री पुरुष में संबंध स्वाभाविक बात है। बहुत ही फैक्ट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा इसको। माल्थस ने सिद्धांत अपने कहा है कि जो स्त्री पुरुष में संबंध होते हैं वो तो स्वाभाविक बात है, वो तो संबंध होना ही होना है, जिसका प्रत्यक्ष संबंध संतान की उत्पत्ति से होता है। इसमें बात में दोस्तों कहा गया है कि जो स्त्री और पुरुष में संबंध होते, जो रिलेशन बनते हैं, उनका सीधा संबंध किससे होता है? संतान उत्पत्ति से होता है, यानी बच्चे पैदा करना जो है इनका स्वाभाविक संबंध यहाँ पे ये बातें कही जा रही हैं। मनुष्य के जीवन में निर्वाह के लिए खाद्यान्न, देखो जीवन यापन के लिए क्या चाहिए? हमें खाद्यान्न चाहिए। तो जीवन यापन के लिए खाद्यान्न जब नहीं रहेगा तो कहीं की समस्याएं होंगी, खाद्यान्न सामग्री, जबकि कृषि उत्पादन में लगातार कमी हो रही है। इसी सिद्धांत को माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत कहा जाता है। दोस्तों इस पूरे क्वेश्चन का जो निचोड़ है वो ये बस कहना चाह रहे हैं कि जनसंख्या जो बढ़ रही है उसका जो कारण है वो है कि कहीं की मानव वृद्धि का, और अगर जनसंख्या इसी तरह से बढ़ती रही तो खाद्यान्न में कमी आना ही आना है, क्योंकि जनसंख्या कंट्रोल अगर नहीं हुआ तो बहुत बड़ी समस्या भूखमरी, अकाल ये जैसी
आपदा आने वाली है, क्योंकि ये माल्थस ने आगे संकेत दिया है। ठीक है, तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप इस प्रश्न को तैयार कर लेंगे तो आपके क्वेश्चन में पक्का आएगा, और इसको अगर लिख देंगे तो आप अच्छे नंबर से यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये भी क्वेश्चन देखिए, जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत की विवेचना कीजिए अथवा जननांकीय सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। 2020 में 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपकी जानकारी के मुताबिक बता दें कि ये क्वेश्चन भूगोल में भी पूछा गया था, क्योंकि चैप्टर भूगोल में भी है। तो समाजशास्त्र के चैप्टर भूगोल में भी है, और भूगोल में क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है। तो दोस्तों आप इसे जरूर तैयार कर लें, क्योंकि बहुत ही फैक्ट पॉइंट है और इम्पॉर्टेंट भी है। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखेंगे। सबसे पहले आपको समझना है जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत क्या है या जननांकीय सिद्धांत क्या है, पहले इसको थोड़ा समझ लेते हैं। पहले आपको दोस्तों हेडिंग डालना है जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत। ठीक है, इसके बाद ये हेडिंग में क्या क्या लिखना है, यहाँ पे कुछ फैक्ट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। इस सिद्धांत का उपयोग किसी क्षेत्र के जनसंख्या का वर्णन तथा भविष्य की जनसंख्या के पूर्व अनुमान के लिए किया जाता है। जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत 3 अवस्थाएं हैं इसके। इन अवस्थाओं के बारे में हम लोग समझेंगे। तो पहले आपको इतना समझना ये है कि सिद्धांत क्या कहना चाह रहा है। ये कहना चाह रहा है कि किसी क्षेत्र में जनसंख्या और भविष्य में जो जनसंख्या का पूर्व अनुमान है, इन दोनों का संक्रमण क्षेत्र है। जैसे मान लो आज के डेट में पूरी दुनिया की आबादी जो है ये कितना है, ये 8 अरब पहुंच गई है। ठीक है, ये कितना पहुंच गया है, ये 8 अरब पहुंच गया है। ठीक है, ये 8 अरब पहुंच चुका है। पूरी दुनिया की आबादी 8 अरब पहुंच गया है। 2022 का आंकड़ा नया भी करंट में आया है। ठीक है, अब दोस्तों ये डाटा है ये 2022 का है। मान लेते हैं 2032 में, ठीक है 10 साल बाद 2032 में ये जनसंख्या अगर 9 अरब हो जाए, तो कहीं न कहीं ये बहुत तीव्र गति से जनसंख्या बढ़ रही है। अगर 9 अरब हो जाएगी 10 साल में, तो कहीं न कहीं बहुत बड़ी समस्या आने वाली है पूरी दुनिया में। अब देखिए जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत की 3 अवस्थाएं हैं। ये कौन कौन सी अवस्थाएं हैं, यहाँ पे थोड़ा आपको समझना होगा ये 3 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं। अब देखिए यहाँ पे इस थोड़ा डायग्राम को समझने की कोशिश करेगा। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। ठीक है, ये डायग्राम देख रहे हो आप, एनसीईआरटी का डायग्राम है। यहाँ पे थोड़ा आपको समझना है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे देखिए जो पहला यहाँ पे पॉइंट में कहना चाह रहा है, जैसे देखिए खेतीहर, यहाँ पे ग्रामीण लिखा हुआ है, खेतीहर लिखा हुआ है। ठीक है, तो ग्रामीण और खेतीहर। अब देखिए ग्रामीण जो लोग होते हैं ये कहीं न कहीं नगरों में बसाव कर रहे हैं, और जो खेतीहर लोग हैं ये औद्योगिक की तरफ बढ़ाव कर रहे हैं। तो अब इन दोनों के बीच में जो जनसंख्या बचेगी उसी को जनसंख्या जननांकीय संक्रमण कहेंगे। मतलब कि इधर ग्रामीण लोग हैं और खेतीहर लोग हैं, खेतीहर का मतलब किसान लोग। ठीक है, और इधर जो है इधर ग्रामीण नगरीय लोग और औद्योगिक में काम करने वाले। तो अब ये जो है इन दोनों का जो मिला जुला क्षेत्र रहेगा यही रहेगा जननांकीय संक्रमण। इसी बात को तो यहाँ पे डायग्राम के माध्यम से समझाया गया है। देखिए आपको यहाँ पे इस प्रकार से एक डायग्राम बना लेनी है। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, आपको इस तरह समझना है। यहाँ पे देखिए लिखना है अशोधित मृत्यु दर और यहाँ पे अशोधित जन्म दर लिखा गया है। आप सिंपल भाषा में यहाँ पे मृत्यु दर और जन्म दर आपको लिख देना है। ठीक है, ऐसे आपको लिख देना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे लिख देना है, जैसे यहाँ पे देखिए पहली लाइन यहाँ पे खींचा गया है, दूसरी लाइन यहाँ पे खींचा गया है, और यहाँ पे इस तरह से इसको बनाया गया है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए यहाँ पे अर्ध विकसित देश हैं, यहाँ विकासशील देश हैं और यहाँ विकसित देश हैं। ये 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। अब यहाँ पे देखिए ऊपर वाला में देखिए, यहाँ पे जो ये वाला पार्ट है अर्धविकसित देशों में देखा जाए तो यहाँ पे जनसंख्या देखिए यहाँ पे देखिए ऊपर वाले जन्म दर लिखा गया है और नीचे वाले मृत्यु दर लिखा गया है। ठीक है, यहाँ पे जो जन्म दर है ये ऊपर वाली लाइन है यानी ये वाली लाइन, और मृत्यु दर नीचे वाली लाइन है। अब यहाँ पे जो पहली अवस्था है यानी प्रथम अवस्था देखिए, प्रथम अवस्था में जन्म दर उच्च है और मृत्यु दर भी उच्च है। ठीक है, यहाँ पे जन्म दर और मृत्यु दर दोनों दोस्तों उच्च है। लेकिन दूसरे अवस्था में आप देखिए यहाँ पे दूसरे अवस्था में जन्म दर में धीरे धीरे क्या हो रहा है, गिरावट आ रही है। ठीक है, डायग्राम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। और इसके बाद देखिए मृत्यु दर में यहाँ पे देखिए तीव्र गति से गिरावट आ रही है। जन्म दर में धीरे धीरे गिरावट आ रही है, लेकिन मृत्यु दर में तीव्र गति से गिरावट यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो इसका मतलब ये है कि विकासशील देशों में यहाँ पे चिकित्सा की सुविधा बढ़ी हुई है, और इसके बाद यहाँ पे जन्म मृत्यु दर है इसमें कहीं न कहीं कमी आई है। लेकिन थोड़ा शिक्षित हुए हैं तो कहीं न कहीं जन्म दर में भी गिरावट धीरे धीरे देखने को मिल रही है। आगे देखिए तीसरी जो अवस्था है, इस अवस्था में दोस्तों विकसित देश है, कनाडा, जापान, अमेरिका जैसे ये सब विकसित देश हैं। तो यहाँ पे देखिए ना तो मृत्यु दर बढ़ रहा है ना तो जन्म दर घट रहा मतलब बढ़ रहा है।
ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों मृत्यु दर और जन्म दर दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं निम्न है, ठीक है। यहाँ पे उच्च है और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जन्म दर में गिरावट है और मृत्यु दर में तीव्र गिरावट है। तो इस सिद्धांत का मतलब ये है कि कहीं न कहीं ये जनसंख्या संक्रमण के 3 अवस्थाएं हैं और इसके बीच में जो ये वाला जो भाग है, यही प्राकृतिक जो है जनसंख्या है, जो ना तो ज़्यादा बढ़ रही है ना ज़्यादा घट रही है। तो दोस्तों ये डायग्राम आपको अगर बना देते हैं एग्जाम में तो बहुत अच्छा स्कोर मिल जाएगा, क्योंकि ये डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखना है आपको इसमें क्या क्या लिख सकते हैं। जैसे बांग्लादेश, भूटान, नेपाल है, यहाँ पे एग्जाम्पल समझिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए पहली अवस्था देखते हैं हम लोग। पहली अवस्था में दोस्तों बात करें तो यहाँ पे देखिए पहली अवस्था में उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर है। मैंने आपको बताया था डायग्राम के बारे में, कुछ इस प्रकार से डायग्राम बना था, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ये मान लेते हैं मृत्यु दर की लाइन थी, ठीक है, और ये इस प्रकार से था। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए जन्म दर में यहाँ पे गिरावट आती है, ठीक है, और इसके बाद जो है मृत्यु दर में तीव्र गिरावट आती है। इसके बाद दोस्तों ये जो है यहाँ पे आगे फिर ये नॉर्मल हो जाता है, ठीक है, और ये भी जो है इस तरह से एकदम नॉर्मल हो जाता है। तो कहने तात्पर्य ये है कि जो प्रथम अवस्था है ये प्रथम अवस्था हो गया, ये द्वितीय अवस्था हो गया और ये तीसरी अवस्था होगी। तो जो पहली अवस्था है इसमें उच्च जन्म दर है और उच्च मृत्यु दर है। दूसरी अवस्था देखिए, दूसरी अवस्था में आप यहाँ देखिए, दूसरी अवस्था में इस अवस्था में प्रारंभ में इस अवस्था में, अच्छा डबल लिखा गया है कोई बात नहीं, इस अवस्था में उच्च जन्म दर होता है, ठीक है, जन्म दर उच्च होता है, लेकिन समय के साथ क्या होती है, गिरावट आती है, ठीक है, समय के साथ क्या होती है, गिरावट होती है, लेकिन समय के साथ इसमें घट जाती है, मृत्यु दर में तीव्र गति से गिरावट आती है। इसमें विकासशील देश आते हैं, जैसे भारत है, पाकिस्तान है, इंडोनेशिया है, पेरू है, केन्या है, श्रीलंका है, ये सब देश आ जाते हैं, ठीक है। जो दूसरा वाला था मैंने आपको बताया था कि दूसरा वाला स्टेप ऐसे आएगा, ठीक है, यहाँ पे ऐसे और ये ऐसे। तो जन्म दर जो है ये जन्म दर की लाइन हो जाएगी, ये मृत्यु दर की लाइन हो जाएगी। जन्म दर में तीव्र गति से नहीं, सॉरी, जन्म दर में धीरे धीरे गिरावट होती है और मृत्यु दर में तीव्र गति से गिरावट होती है। अगली अवस्था देखिए, यहाँ पे ये जो अवस्था है जन्म दर और मृत्यु दर में कमी होती है, ये जो है ये रहेगा तीसरी अवस्था, ठीक है, ये तीसरी अवस्था है। तीसरी अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर में कमी होती है, ये तीसरी अवस्था है। तीसरी अवस्था में मृत्यु दर जन्म दर दोनों इसमें घट जाता है। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट फैक्ट था, यहाँ पे इसको बारे में देख सकते हैं। तीसरी अवस्था में, इस अवस्था में विकसित देश आते हैं, जैसे लोग शिक्षित होते हैं, जागरूक होते हैं, स्वास्थ्य और चिकित्सक सुविधा उपलब्ध होती है। तीसरी अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर में निम्न होती है इसमें, ठीक है। आगे देख लीजिए, यहाँ पे संक्रमण सिद्धांत की अवस्था में क्या लिख सकते हैं, विकसित विकासशील जनसंख्या के बीच अवस्था दिखाती है। जो ये विकसित और विकासशील देशों की जनसंख्या के बीच में जो अवस्था दिखा रही है, ये संक्रमण सिद्धांत की अवस्था दिखाती है। और यहाँ पे कहा गया है इस अवस्था में जनसंख्या वृद्धि अधिक होती है, जबकि बेहतर स्वास्थ्य चिकित्सा सुविधा के कारण मृत्यु दर में कमी आती है। इसी कारण से संक्रमण काल जनसंख्या विस्फोट से जुड़ा हुआ है। दोस्तों यहाँ पे आपको बस इतना समझना कि पहली अवस्था, दूसरी अवस्था, तीसरी अवस्था, इन तीनों अवस्थाओं में क्या क्या देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे डायग्राम में तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे पहली अवस्था में क्या हो रहा है, दूसरी अवस्था में क्या हो रहा है, और इन तीनों अवस्थाओं में जन्म दर मृत्यु दर में क्या क्या देखने को मिल रहा है। बाकी दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जिसे आपको मैंने को बता दिया है। आप इसे जरूर तैयार करिए। मिलते हैं दूसरी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।